नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद हैं। हम लोग कई मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में 2024 का आगाज जो है वो शाह ने शुरू किया था। कोल्हान से अब आगे भी वो बढ़ चुके हैं। 2 रैलियां जो है वो झारखंड में देखने को मिली। शाह की 2 रैलियां झारखंड में 2024 को देखते हुए। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यक्रम जो है वो हम लोग को संथाल में देखने को मिला, और तेजस्वी जो है वो भी राजधानी रांची में मौजूद हैं। सर, सभी पार्टियों ने आगाज कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए, क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि शाह की ओर से ये पहला आगाज जो है वो देखने को झारखंड में मिला था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है कि एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी करती है। इसलिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, हर समय 24/7 देश की सेवा, झारखंड की सेवा और समाज की सेवा, नितांत आवश्यक लोगों को प्राथमिकता देते हुए लगातार हम काम करते हैं। और उसी के बदौलत आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। अगर हम बात करें रामगढ़ बाई इलेक्शन की, तो रामगढ़ बाई इलेक्शन को 2024 के चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है, चूंकि बहुत कम समय रह गया है। तो रामगढ़ बाई इलेक्शन में क्या कुछ तैयारी है? एनडीए और यूपीए दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी जो है वो खड़े किए, लेकिन यहाँ पे तीसरा एंगल जो है वो अभ्यर्थियों का है, क्योंकि 12 अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। देखिए, लोकतंत्र है, जो पात्रता रखता है, जो पात्र रख सकता है, तो वो नॉमिनेशन भर सकता है। इसमें किसको परहेज नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू है देश का। लेकिन जीतता वही है जिसको देश की स्थानीय जनता पसंद करती है। स्थानीयता की बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ना एनडीए ने हमारा कभी भी भला किया, ना यूपीए ने किया, इसलिए अब अभ्यर्थी इस राज्य में आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सच है, हंसने सपना साकार उसी का होता है जिसको जनता चाहती है। अभी फिलहाल रामगढ़ में तो जनता जो है अभ्यर्थियों के समर्थन में नजर आ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी इस बार नियोजन नीति हो, 1932 खतियान हो, रोजगार हो, बेरोजगारी, तमाम चीजों को लेकर के इस बार सामने आ रही है। आप उसी मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी 3 वर्षों से काम कर रहा है। आज बेरोजगारों का आलम यह है, बेरोजगारी का आलम यह है कि आज नौजवान कराह रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में। उन्होंने सपने दिखाए थे कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद कहा था कि अगर नौकरी नहीं दे पाएँ, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। अब तो झारखंड की जनता डेट, तिथि और समय का इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कब घोषणा करेंगे। अगर बात करें जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए राज्यपाल के रास्ते से जो यहाँ की स्थानीयता के मुद्दे थे, यानी कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को वापस लौटाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे कर रही है, यानी कि राज्यपाल के जरिए करवा रही है। देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल महोदय संविधान की रक्षा करने का उनकी पहली कर्तव्य है और जिसका उन्होंने पालन किया है। राज्यपाल कानून, जो चीज़ें उन्होंने अपने पास से वापस किया वो कानून सम्मत नहीं था, संवैधानिक नहीं था। अदालत से निरस्त किए हुए चीज़ों को राज्यपाल के पास भेजेंगे तो राज्यपाल हस्ताक्षर क्यों करेंगे। इसलिए राज्यपाल महोदय ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, संवैधानिक सम्मत निर्णय लिया, कानूनी सम्मत निर्णय लिया। 1932, 1900, आप हर एक जिले के अलग अलग समय में सर्वे हुए हैं। आप 1932 की बात आप कह रहे हैं तो इसी प्रकार का 2000 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने लाया था, जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था। और कानून सम्मत नहीं बताते हुए आप 1932 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो सिंहभूम में आदिवासी समाज है, मूलवासी समाज है,
1964 में उनका लास्ट सर्वे हुआ, तो 1932 में उनके पास खतियान में नाम नहीं है, तो क्या वो स्थानीय नहीं है? वहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासियों, झारखंडी नहीं है? ये तो चिढ़ाने वाली बात है। इसलिए संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए था, और संविधान सम्मत निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है। इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने या किसी दूसरे जगह भेजने की जरूरत ही नहीं है। दीपक प्रकाश जी, आपने अभी अभ्यर्थियों को लेकर कहा, जिस तरीके से हम लोगों ने आपसे पूछा था कि अभ्यर्थी एनडीए और यूपीए दोनों को समर्थन नहीं करेगी, सिर्फ अभ्यर्थियों का समर्थन करेगी, तो आपने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो क्या अभ्यर्थी सिर्फ सपने देख रहे हैं कि वो इस बार रामगढ़ में उपचुनाव में जीतेंगे? आदमी को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, यही तो हम तो ये कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू भी है, लेकिन सच ये भी है कि वहां पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आजसू के द्वारा समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है, मान लीजिए। तो स्थानीय छोटे छोटे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और अगर बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र का भी आगाज जो है वो हो चुका है। 27 फरवरी से बजट सत्र है और उसी दिन रामगढ़ में यहाँ पर वोटिंग भी की जाएगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार इस बार सोच रही है 1932 खतियान को एक बार फिर से विधानसभा में विधेयक के रूप में लाए और पुनः एक बार राज्यपाल के पास भेजे, और नियोजन नीति को लेकर के भी विधानसभा में इस बार चर्चाएं जो है वो काफी तेज होने वाली है। ये बजट सत्र कहलाता है। बजट सत्र में सरकार को ये चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको वित्तीय प्रबंधन कहते हैं, वो ठीक से करने का उसमें फिलॉसफी होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए उस बजट में। क्योंकि अब सबको जानते हैं कि ये सरकार ने मात्र 42-44% ही अभी तक खर्चा किया पिछले बजट का, और 42-44% भी जो खर्च किया किस चीज़ में किया है, थोड़ा आकलन किया जाए इसका, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को देखिएगा तो उसमें साफ आएगा कि मुख्यमंत्री ने अपने लिए 7 बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदा है, मंत्रियों के गाड़ियों के काफिला खरीदने के लिए पैसे खर्च हुए, मंत्रियों के लिए बड़े बड़े आलीशान घर बनाने में खर्च हुए। गरीब का झोपड़ी नहीं बन रहा है, मंत्रियों के लिए बड़े बड़े इमारत खड़ी की जा रही है। लोगों को मोटरसाइकिल में डीजल भरने की बात की थी, लेकिन मंत्रियों के तो जो गाड़ियां खरीदी जा रही वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रत्येक लीटर खर्च होगा उस पर, 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलेगा। बजट सत्र में इस बार आप लोग का प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर के आप सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं? देखिए, पूरी तरह से सरकार फेल है, हेमंत सोरेन जी फेल है, असफल मुख्यमंत्री है, और राज्य, झारखंड के राज्य को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया 3 वर्षों में। राज्य की जनता कराह रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे हमारे पास है, हमारे पास जो नौजवानों की नौकरी चली गई है वो मुद्दे हैं, नौजवान आज कराह रहा है वो मुद्दे हमारे पास है। जिन लोगों को अनुबंध में नौकरी मिली थी वो आज हमारे मुद्दे हैं। जो बहनें हमारे आज कोरोना कालखंड में सेवा की थी बहनें, वो आज सड़क पर मरने की स्थिति में, ये मुद्दे हैं ना। पिछड़े समाज को जिस ढंग से लोगों ने पंचायत के चुनाव में उसके हक को नहीं दिया, वो हमारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो हमारे पास ये भी हैं कि हमारी बहनों के साथ, 5000 बहनों के साथ बलात्कार की घटना, ये राज्य जंगल राज्य की ओर है, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं। और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में चेंज हुआ, ये भी मुद्दे। पूरी तरह से राज्य में मुद्दों की कमी नहीं है। लड़ रहे हैं 3 साल से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कई मुकदमे दर्ज हुए। ना हम डरने वाले हैं ना भागने वाले हैं, हम तो लड़ करके अलग राज्य हम लोगों ने बनाया, अटल जी ने बनाया था, और मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग, विकास की गति को तेज करने के लिए, फिर से ये राज्य में कमल खिले, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं।
तो जहां एक तरफ 2024 का आगाज जो है वो हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर रामगढ़ उपचुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब देखना ये है, यहाँ पर जो तीसरा एंगल जो अभ्यर्थियों का था उसको लेकर के दीपक प्रकाश जी ने स्पष्ट कहा कि जो लड़ाई है वो दो पार्टियों में है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पर लोग अपने तरीके से चुनाव में आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। देखना ये होगा कि रामगढ़ उपचुनाव में क्या कुछ होता है, और जो अभी फिलहाल बजट सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो तैयार है। तब तक के लिए बनी रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।